नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों अभी एसएससी सीजीएल की एग्जाम चल रही है और डायरेक्ट एनालिसिस पे जो है बैन लगा रखा है एसएससी ने, इसीलिए मैं एनालिसिस नहीं करवा पा रहा हूँ डायरेक्ट रूप से। लेकिन जो भी ट्रेंडिंग पैटर्न है, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों को मिला के संभावित प्रश्नों का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था और उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 0 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है, यह रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। सबसे पहले जो 0 डिग्री जो रेखा है वो किसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। तो ये कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है, आपके ऑप्शंस भी हैं, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, ब्राजील। तो जो ये देशों से होकर जो 0 डिग्री रेखा गुजरती है, इन देशों का नाम कुछ इस प्रकार है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन देशों का नाम है आपका इन देशों का नाम में है यूनाइटेड किंगडम यानी जो यूके है, स्पेन, माली, टोगो, अंटार्कटिका, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो और घाना। इस ऑप्शन के मुताबिक ब्राजील कहीं नहीं है, तो ब्राजील यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इस फॉर्म में जो आपको एसएससी क्वेश्चन पूछेगा, ये देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जो कई बार आ भी चुके हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किसे कहा जाता है, तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यानी अगर आप जो है पूर्व की तरह जाएंगे और या फिर पश्चिम की तरह जाएंगे यूके के रिगार्ड में, तो पूर्व की तरफ जाएंगे तो आपका जो समय है वो आगे चलता है और पश्चिम की तरफ जो है समय आपका पीछे चलता है इंग्लैंड के रिगार्ड में। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षर मतलब कर्क रेखा किसे कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो मैंने पहले ही बताया है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का क्रम भी आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में इनके क्रम पूछा गया था। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन सी राज्य है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा राज्य है। तो ये सबसे पहले आपका तटीय राज्य की तरफ से आप अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान का एक छोटा सा इलाका डूंगरपुर आता है। इसके अलावा आपका एमपी आ जाता है। एमपी के अलावा इसी का अलग हुआ पार्ट छत्तीसगढ़ है। इसके बाद आपका जो है झारखंड आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, फिर आपका त्रिपुरा आ जाता है और लास्ट में आपका मिजोरम आ जाता है। तो इस प्रकार से 8 राज्य से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर की बात आ गई है तो सभी महासागरों में ये सबसे बड़ी तथा सबसे गहरी महासागर है और इस पृथ्वी पे सबसे गहरी खाई ये भी आपसे पूछा जाता है, जिसका नाम है मरियाना खाई। तो ये भी आपका प्रशांत महासागर में ही स्थित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक इसी फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डियोगो गार्सिया, तो ये आपका हिंद महासागर में है, डिएगो गार्सिया द्वीप और आर्कीपियोगो द्वीप। तो ये दोनों आपका कहाँ पे है, हिंद महासागर में है। मरियाना खाई कहाँ है, प्रशांत महासागर में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे गुजरती है, जो है प्रशांत महासागर से। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, 8 राज्यों से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश को 23.5 डिग्री मकर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आई होप ये सभी जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, 1 डिग्री देशांतर के अंतर होने पे 4 मिनट का अंतर होता है। यानी आप देखते हैं कि भारत की स्थिति जो है भौगोलिक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो 82.5 इंटू 4 अगर कर देंगे तो 5.5 घंटे में जितने मिनट होते हैं इतना इसका आंसर आ जाएगा। इसीलिए जो इंडिया का समय है वो इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। अभी हाल के ही जो दिल्ली एचसीएम का एग्जाम हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 डिग्री के अंत भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल के 2 देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी हो जाती है, तो 111.7 किलोमीटर लगभग हो जाती है। तो एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, समय पूछेगा तो 4 मिनट
और दोनों के बीच की दूरी पूछा जाएगा तो 111 किलोमीटर का अंतर। अब इससे आप पता चल जाता है कि अगर 1 डिग्री इंग्लैंड से कोई भी आगे है तो 111 किलोमीटर दूर होगा। तो ये बात सब भी आपको खुद से अंदाजा भी लगा लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक प्रश्न यहाँ पे है, सामान्य न्याय और जो है निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो संविधान के जो अनुच्छेद आपका 39 का क है, इसमें बताया गया है कि किसी जो है निशुल्क विधिक सहायता, विधिक माने कानूनी होता है, तो कानूनी सहायता निशुल्क प्रदान की जाएगी, ठीक है, और समान न्याय प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था किया गया है। अब 39 का क ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है, ये आपका नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर आपको जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक कंज्यूम करते हैं, कौन सा पार्ट अगर आपको याद है, तो इस प्रकार की क्वेश्चन आप अंदाजा से भी बना सकते हो। जैसे 1 से लेकर 5 तक नागरिकता आपका है ना, उसके बाद में जो है आपका 6 से लेके 11 तक आपका नागरिकता है, 1 से 5 तक में जो है राज वगैरह की बात कही गई है, ठीक है। और आपका जो है फिर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो ये 36 से लेकर 51 तक है नीति निषेध तत्व है। तो इस प्रकार से आप याद भी इन्हें रख सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 40 की बात करें जिसमें ग्राम पंचायत की जिक्र किया गया है। 44 की बात करें तो समान जो सिविल सहायता है इसकी बात है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको विश्लेषण के साथ बता रहा हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिए। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो है 36 से 51 से निधि तत्व को रखा गया है, जो भाग 4 में वर्णित है, जो मैंने लिखित रूप से बताया। और ये कहाँ से लिया गया ये भी पूछा जाता है, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 का भी जिक्र कर दिया हमने, ग्राम पंचायत है। 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। 44वां के लिए जो सिविल नागरिक मतलब जो संहिता है इसका प्रावधान है। तो ये सब बात हो गई। एक प्रश्न है यहाँ पे, के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हालांकि अभी 2022 चल रहा है, लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन वाली व्यास सम्मान की बात हो रही है जो 2021 वाली है। तो इसे असगर बजाहत को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो ये आपका असगर बजाहत को दिया गया है 31वां व्यास सम्मान। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, किस क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान? तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। लेटेस्ट वाली किसे मिला है? असगर बजाहत को मिला है। किस लिए मिला है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित नाटक महाबली के लिए दिया गया है इनको, ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद रमन मगसेसे पुरस्कार का 64वां क्रम था, ये पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आदमी को दिया गया है तो चारों का नाम तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन क्रम पूछा जाएगा। इसके अलावा कौन से देश के सरकार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देते हैं? तो फिलीपींस के सरकार देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद जो लेटेस्ट वाला आपका है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो करंट वाला है, ये किसको दिया गया है? तो दामोदर मौजे को दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी का जिक्र करते चलेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे, कौन सा संविधान संशोधन भारत के पंचायती राज सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? इससे पहले वाले शिफ्ट में हमने बताया था कि दोस्तों पंचायत पे जो संशोधन हुआ, जो पंचायत के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी, ये 73वां संविधान संशोधन होती है। ये 1992 में प्रस्ताव आता है, 1993 में जो है लागू होती है, ठीक है। पंचायत की शुरुआत बोलेंगे तो 1959 में ही हुआ था, लेकिन ये संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था और 1993 में लागू हुआ था, वो भी 24 अप्रैल को। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो ये मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य जो है आरंभिक संविधान का भाग था क्या? तो नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये आपका 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तब से लेकर मौलिक अधिकार आज तक 7 से 6 बने हुए हैं, क्योंकि एक हट गया। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। सिक्किम पहले भारत का भूभाग नहीं हुआ करता था, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार से एक एक बात को समझते चलिए, ठीक है। सभी का मैंने मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी व्याख्या करी दी है। यही चीज यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हूँ, ये PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, इस प्रकार से मैंने प्रश्न रखा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पे ज्यादा बल दिया गया था, ठीक है। और किस मॉडल पर आधारित था? तो डोमर मॉडल पे जो है आपका आधारित था। और ये जो जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा की प्राप्ति हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रहा था,
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 5वीं पंचवर्षीय योजना रखा है, शायद इससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि जो अभी पूछा गया था कि जब मौलिक कर्तव्य मतलब जोड़ा गया था संविधान में, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो इंदिरा गांधी आंसर था उसका। मैं नहीं बताऊंगा कि कब पूछा गया था, क्योंकि एनालिसिस बैन है, तो डेट वगैरह कुछ भी नहीं बता सकते हैं, बाद में क्या आप समझदार हैं ही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पंचवर्षीय योजना का मैंने रखा है। योजना अवधि जो है प्रथम का 1951 से 56 रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे थे। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की शुरुआत की गई। कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। राष्ट्रीय आय में बहुत ज्यादा यानी 18% की वृद्धि हुई थी। और सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन पूछने का आजकल स्टाइल है कि किस पंचवर्षीय योजना में इस चीज की स्थापना हुई है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना इंडिया की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सभी जो दामोदर घाटी परियोजना है 1948 में लगाया गया था। तो ये सभी जो है मतलब शुरू हुआ था, प्रस्ताव पास किया गया था, चालू नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में करा गया, ऐसा बताया जाता है। तो ये सभी ध्यान रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की भी थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो 3 कंपनियां बड़े बड़े लगाए गए, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये भारी उद्योग पे बल दिया गया था। इसमें आपका दुर्गापुर, राउरकेला और आपका जो है भिलाई, ये 3 जो है फैक्ट्रियां लगाई गई राउरकेला और भिलाई में। ये तीनों जो है अलग अलग देश के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर जो है ब्रिटिश सरकार से, राउरकेला आपका जर्मनी से, और भिलाई जो है रसिया के सहयोगिता से लगाया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार लेटेस्ट वाला है, ये आपको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में देख के जाना है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में देख के जाना है, क्योंकि चिकित्सा में जो है इकलौते आदमी को मिला है, बाद बाकी अन्य जो है, और एक पीस में भी देख के जाना है। पीस में भी जो है 2 संस्था को और 1 आदमी को मिला है, तो ये आपको देख के जाना है नोबेल पुरस्कार से अगर पूछता है तो। लेकिन आज तक जो एसएससी क्वेश्चन पूछता आया है नोबेल पुरस्कार के रिगार्ड में, ये पूछता आया है कि भारतीय के रिगार्ड में पूछता आया है, नोबेल पुरस्कार को रिलेट करके, भारतीय को रिलेट करके। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि कौन कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि राइट करने के लिए मिला था, ठीक है। गीतांजलि का जो है पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। बहुत सारे और भी पुस्तक लिखे, इनका घोड़ा भी है, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका सीवी रमन साहब है, 1930 में इसको जो है रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में डीएनए के संश्लेषण करने के लिए दिया गया था। ये भी भारतीय मूल के हैं और ये भारतीय मूल के एकमात्र चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार विजेता है। मदर टेरेसा 1979, ये पूर्ण रूप से भारतीय तो नहीं, लेकिन भारतीय नागरिकता इनके पास भी है। ये अल्बानिया की रहने वाली थी और 1979 में इन्हें जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी को चंद्रशेखर सीमा, जो चंद्रशेखर लिमिट है 1983 में फिर से फिजिक्स में। अमर्त्य सेन को सबसे पहले इकोनॉमिक्स में इंडिया के लिए जीता इन्होंने 1998 में। इसके बाद 2019 में अभिजीत बनर्जी अपने पत्नी डुफ्लो एस्टर के साथ जीते थे। तो इकोनॉमिक्स में 2 अर्थशास्त्री जो है इंडिया का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में केमिस्ट्री में, कैलाश सत्यार्थी मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में। तो ये कुछ भारतीय हैं जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, काकोरी केस के अभियुक्तों बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इस प्रकार से आपका जो है गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी, महादेव गोविंद रानाडे और इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस क्वेश्चन के लिए ऐसे गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा। अब काकोरी हत्याकांड जो है इसका नाम बदल दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये कब होती है? तो 1925 में होती है काकोरी हत्याकांड। और ये जो है काकोरी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा। यहाँ पे जो है ट्रेन को रोक के लूटपाट किया गया था, ताकि जो है उनका जो हथियार और खजाना को लूटा जाए, ताकि जो है क्रांति में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अगला एक प्रश्न है हमारा, हाँ यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो इस फॉर्म में एसएससी क्वेश्चन पूछा करता है। जैसे आपका यहाँ पे है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की गठन कब हुई, इसके बाद जो है आजाद हिंद फौज की गठन कौन किया, रास बिहारी बोस वगैरह। भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुए? 1929 में हुआ। तो ये सभी बातें को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अगर जीएस आपका इस बार अच्छा है तो सीजीएल तो जो टियर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर है,
तो आपका जो है कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अन्य टॉपिक जो है काफी मॉडरेट टाइप के ही आ रहे हैं। चावल तथा गेहूं किस कुल के पौधे? सोलोनेसी कुल के पौधे हैं। यहां से आपको जड़ का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में कि ये किस प्रकार की जड़ है। ठीक है, तो किसी भी पौधे के अंदर एक मुसला जड़ जरूर होता है, आप ये ध्यान रखिएगा। जो भी जड़ जमीन के अंदर रहती है उसे मुसला जड़ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आरोही जड़ होते हैं जो, और एक जैसे अमरबेल वगैरह का, इसके परजीवी टाइप का है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा देख के जाइएगा, है ना। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। सबसे लंबा अनावृत बीजी कौन है? सिकोया है। और आवृत बीजी की बात करेगा सबसे लंबा पौधा, तो ये यूकेलिप्टस है, जो गांव घर में मिल जाता है। सपेता बोलते हैं इसे, व्हाइट कलर का पौधा होता है, इसकी छाल अपने आप जो है छूटता रहता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होते हैं किसके? तो आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं प्राकृतिक रबर। और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और काफी मतलब कॉमन सा क्वेश्चन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके बहुलक होता है? तो विनाइल क्लोराइड के, क्योंकि पॉली का मीन्स ही होता है बहुत, और विनाइल क्लोराइड आगे लगा है, मतलब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को मिलके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है, पीवीसी। अगला है यहाँ पे, भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? दोस्तों प्रथम सीडीएस आप जानते हैं जनरल बिपिन रावत साहब, जिनका जो है मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये पोस्ट काफी दिन तक खाली रहा। इसके बाद जो सेकेंड सीडीएस चुना गया है, ये आपका जनरल अनिल चौहान को चुना गया है, और ये भी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, और पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ताकि आपको जो है अधिक से अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सके। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।